स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम यूपीपी का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसके पहले सामान्य ज्ञान और हिंदी का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया था, उसमें आप टेस्ट लगाए थे और वो थोड़ा सा टफ था। आज का पेपर हो सकता है थोड़ा सरल हो। और अगर आप यूपीपी के गंभीर विद्यार्थी हैं और अगर आप चाहते हैं कि आने वाला पेपर जो यूपीपी का होगा उसमें आपके नंबर अच्छे हों, तो आपको लगातार नियमित रूप से टेस्ट देने पड़ेंगे ताकि आपके नंबर सुधर सकें। और ये टेस्ट आपको एकांत मन से शांत होकर, कोई एहसान नहीं करना है, खुद को चेक करना है कि कितना आप सुधार सके हो अपने आप को और कितना आपको आता है और भी कितना आपको सीखना है। 35 से 36 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान के, जिसमें आपको कोशिश करना है कि कम से कम आप 30 तक पहुंचो। अगर आप 20 के आसपास तक पहुंच रहे हो या फिर 15 तक ही पहुंच रहे हो, फिर भी अभी टाइम है, अभी फॉर्म आने वाले हैं। तब तब तक आप परीक्षा आते आते अपने आप को वहां तक पहुंचा सकते हो। अतः आप अच्छे से जुट जाइए और जितना प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाया जा रहा है आप अच्छे से करिए। आपके नंबर जरूर सुधर जाएंगे। इसके बाद हिंदी का अपलोड होगा, उसके बाद कुछ दिनों बाद हम मैथ का भी करवाएंगे। तो सभी चीजें यहाँ से सुधर सकती हैं, बस बशर्ते आप अच्छे से और पूरे ध्यान से प्रैक्टिस सेट करिए। और जितना नंबर आ रहा है, नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। और टेस्ट कभी आधा अधूरा मत दीजिए, जब भी दीजिए पूरा टेस्ट दीजिए, खुद चेक करिए कितना आ रहा है। जब आपसे गलती होगी तो आप जब कभी पढ़ोगे, कोई किताब पढ़ोगे, तो उससे संबंधित जो चीजें आपको मिलेंगी तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ, ये मुझे टेस्ट में मिला था। अतः जब भी टेस्ट लगाइए तो पूरा टेस्ट लगाइए, आधा अधूरा टेस्ट कभी मत लगाइए। तो चलिए टेस्ट आज का शुरू करते हैं और अच्छे से टेस्ट दीजिए। आशा करते हैं कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निक्केई क्या है? निक्केई क्या है? पहला ऑप्शन है टोक्यो शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक है। दूसरा, जापानी सेंट्रल बैंक का नाम है। तीसरा, देश के योजना आयोग का जापानी नाम है। और चौथा ऑप्शन है जापान का विदेशी मुद्रा बाजार है। सोचिए, निक्केई या फिर निक्की भी इसका नाम मिलता है, निक्की क्या है ये? सोचिए। देखिए, आप क्वेश्चन सुनकर थोड़ी देर सोचेंगे, उसके बाद आंसर हम बताएंगे। उसके बाद आप खुद से अपने द्वारा सोचा गया आंसर और हमारे द्वारा बताया गया आंसर मैच कराएंगे। अगर आपका सही आ रहा है तो आप सही लगाओगे, अगर गलत आ रहा है तो आप देखोगे कि आपका कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। जो निक्केई है, जिसे निक्की नाम से भी जाना जाता है, ये जापान के टोक्यो का एक शेयर बाजार है। स्टॉक एक्सचेंज आप नाम सुने होंगे। शेयर बाजार का सूचकांक है वो, जो अ, शेयर मार्केट घटता बढ़ता रहता है तो उसे ही सूचकांक बोलते हैं। तो ये जापान का सूचकांक है, उसको ही निक्केई या फिर निक्की बोलते हैं। जापान में स्थित निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक स्टॉक मार्केट सूचकांक है। निक्की जापानी शेयर के लिए औसतन सबसे अधिक संदर्भित किया जाता है। वर्ष 1950 से ही इसकी निहोई केईजई सिम्बुन समाचार पत्र, जैसे अपने यहाँ दैनिक जागरण, अमर उजाला, ऐसे समाचार पत्र छपते हैं, वैसे वहां पर जो समाचार पत्र छपता है उसमें जिसका नाम है निहोई निहोन केईजई सिम्बुन समाचार पत्र द्वारा प्रतिदिन इसकी तब 1950 से इसकी गणना की जा रही है। इसे प्रायः निक्की या फिर निक्की सूचकांक या निक्की स्टॉक एवरेज के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो आपको बताएं कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए सही है। तो जो आपको इससे संबंधित जो इतिहास बताया जा रहा है वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लस जो मेन आंसर है वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? रामानंद का संबंध किस शाखा से है? राम मार्गी, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, कर्माश्रयी। अगर आप हिंदी इंटर का पढ़े होंगे तो उसमें राम मार्गी, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, कर्माश्रयी के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो बताइए, संत रामानंद का संबंध किस शाखा से है? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही है। राम मार्गी मतलब राम भक्त थे ये, राम मार्ग के बारे में बताते थे, राम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये
रामानंद राममार्गी संत कवि हैं। दरअसल रामानंद 14वीं शताब्दी के वैष्णव संप्रदाय के संत थे और इन्होंने ही रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की, जो कि मठ में निवास करने वाला सबसे बड़ा अनु, अनुशासनिक समुदाय था। इन्होंने राम और सीता की इन्होंने राम और सीता की भक्ति का प्रचार करके धर्म को लोकतांत्रिक बना दिया। वह उत्तर भारत के पहले महान भक्त संत थे। तो पहली बात तो आप इनके बारे में इतिहास जो सुने वो तो सही है, लेकिन जो इनका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर ये है ऑप्शन ए, ये राम मार्गी भक्ति धारा के कवि थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे और इस वीडियो में भी बता रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो तो आप उसमें नहीं शब्द को अंडरलाइन कर लो, नहीं तो जो सही रहता है आप उसी को टिक कर देते हो। यहां कह रहा है कौन नहीं था, जो थे उनकी बात नहीं हो रही है, कौन नहीं था। तो ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन दूसरा है जेबी कृपलानी, ऑप्शन तीसरा है ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन चौथा है सरदार पटेल। आप सोचिए और बताइए कौन चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं है। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन चौथा सही है, सरदार पटेल नहीं संबंधित है। दरअसल महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ। राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, पीर मोहम्मद मुनीस, ब्रजकिशोर प्रसाद इस आंदोलन के प्रमुख प्रसिद्ध नेता थे। यह आंदोलन तिनकठिया प्रणाली के तहत नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध था। दरअसल तिनकठिया पद्धति जो अंग्रेज लाए थे, उनको कहना था कि किसान अपने खेत के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करेंगे। इससे किसानों का शोषण होता था, प्लस उनको उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था। अतः राजकुमार शुक्ला ने गांधी को बुलाया और गांधी जी वहां जाकर चंपारण में आंदोलन करते हैं। तो उसमें जितने ये तीनों लोग, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब लोग गए थे, लेकिन सरदार पटेल उस आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन चौथा सही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफ में किसका अध्ययन करते हैं, फिर यह किससे संबंधित है? कहने का मतलब यह है, ऑप्शन है नदियों से, भूकंप से, पर्वत से, ज्वालामुखी से। सोचिए, बहुत सरल है, फ्री का आंसर है ये आपके लिए, फ्री का नंबर देगा। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है, भूकंप से संबंधित है। सिस्मोग्राफी जो है ये भूकंप विज्ञान की एक शाखा है। भूकंप विज्ञान भूकंप के झटके और भूकंप की वैज्ञानिक माप और रिकॉर्डिंग है। इसका अध्ययन भूकंप विज्ञान के रूप में किया जाता है। तीव्रता, दिशा और जमीन के कंपन की अवधि, विशेष रूप से भूकंप के अवधि को स्वचालित रूप से पहचानने और रिकॉर्ड करने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफी। ऑप्शन दूसरा सही है, भूकंप के लिए सिस्मोग्राफी का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, सोचिए। ऑप्शन ए है मर्ग, ऑप्शन दूसरा है बुग्याल, ऑप्शन तीसरा है प्यार, ऑप्शन चौथा है दुआर। ये क्वेश्चन पीसीएस में भी और सीजीएल में भी, एसएससी में भी कई बार आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचिए क्या कहते हैं इसे। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। इसको मर्ग कहते हैं। कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो मर्ग शब्द जोड़ा जाता है। घास के जो मैदान होते हैं ना, उन्हें मर्ग कहते हैं। तो गुल में जो गुल नामक स्थान पे उसे गुलमर्ग बोलते हैं, सोन नामक स्थान पे जैसे सोनमर्ग कहते हैं। तो कश्मीर में इसे गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा इसका इतिहास जान लीजिए कि हिमालय न केवल अपने चोटियों, हिमनदों और हिमनद झीलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने उच्च स्तरीय चारागाह के लिए भी प्रसिद्ध है। ये चारागाह 3,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। और उत्तराखंड में इन नरम घास की भूमि को बुग्याल कहते हैं। जो ये बुग्याल लिखा गया है, ये उत्तराखंड में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहते हैं। और ये बुग्याल पशु चराई के लिए लोकप्रिय हैं और उन्हें चरवाहों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। और इन्हें ही कश्मीर में मर्ग और कुल्लू में थैच कहा जाता है। कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं और कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली आप सुने हो, वहां इसको क्या बोलते हैं? थैच बोलते हैं।
तो तीनों नाम आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है उसे मर्ग कहते हैं। ये घास के मैदान है, थैच भी घास का मैदान है, बुग्याल भी घास का मैदान है, दुआर भी घास का मैदान है। तो कश्मीर में उसे गुलमर्ग या सोनमर्ग जो आप नाम सुनते हो मर्ग ही बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लाई हराओबा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? ये अभी हाल ही में बहुत चर्चा में भी था, करंट का भी विषय है और आपको जनरली जानकारी होनी चाहिए कि किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम, चौथा है नागालैंड। सोचिए किस राज्य में है लाई हराओबा तो लोक नृत्य। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है, मणिपुर में है। लाई हरोबा मणिपुर का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो उमंग थाई जैसे स्थानीय देवताओं के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान पुरुष और महिलाओं को रीति रिवाज के हिस्से के रूप में देवताओं और देवियों की मूर्तियों के सामने नृत्य करना होता है। और लाई हरोबा त्योहार के दौरान उपासक अपने पूर्वजों की आत्मा और उनके जीवट को नमन करते हैं और मई महीने में ये मनाया जाता है। तो आप थोड़ा सा अक्टूबर से पीछे जाओगे तो मई महीने में मनाया गया था, इसलिए चर्चा में है। तो लाई हरोबा मणिपुर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? जो डच और पुर्तगाली श्रीलंका में उनके उपनिवेशवादी जो रहते हैं उन्हें श्रीलंका में क्या कहते हैं? सिंहली, तमिल, बरघेर, वेदा। सोचिए क्या कहते हैं। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं, आप आंसर सोच लिए होंगे। यहां पर ऑप्शन तीसरा सही है, बरघेर कहते हैं। बरघेर समुदाय श्रीलंका में एक छोटा यूरेशियाई जाति समूह है जो पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश अन्य यूरोपीय पुरुषों के वंशज हैं और वे श्रीलंका में बस गए हैं तथा मूल श्रीलंकाई महिलाओं के साथ संबंध स्थापित कर अपने समुदाय का विकास कर रहे हैं। आप जानते हो जब अंग्रेज और ब्रिटेन ब्रिटेन के या फिर इस फ्रांस के या पुर्तगाल के लोग जब भारत में या फिर अन्य देशों में आए थे तो अपने संख्या को बढ़ाने के लिए जिस देश में उपनिवेश बनाए थे वहां की महिलाओं से शादी करके अपने बच्चे को बढ़ा रहे थे, अपने वंश को बढ़ा रहे थे। तो वही जो बसे हुए हैं अभी श्रीलंका में उनको क्या बोलते हैं? बरघेर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ क को स्तंभ ख के पदों से मिलान करना है, मतलब मिलान करना है कि कौन सा सही है। चलिए क्वेश्चन देखिए और अपने आप से सोचिए कि कौन से ऑप्शन सही हैं। एक तरफ दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक तरफ उनके खोजकर्ताओं के नाम हैं। तो आपको मैच कराना है और ऑप्शन में चेक करना है कौन सा ऑप्शन आपके मैच के हिसाब से सही है। आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन मैच करा लीजिए, उसके बाद आंसर सोच लीजिए, फिर हम आंसर बता रहे हैं। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है। ऑप्शन दूसरा सही है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया था वो थॉमसन ने किया था, याद रहेगा आपको। और प्रोटॉन का जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। तो पहले का दूसरा होगा, दूसरे का पहला होगा। देखो पहले का दूसरा दिया है, एक मिनट, देखो पहले का दूसरा दिया है और दूसरे का देखो पहला दिया है और तीसरे का तीसरा होगा, मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है। इसकी एक बहुत पुरानी कहावत है, आपको सुने होंगे, ईटा पर नाचे। आप सुने होंगे ये कहावत। तो ईटा इलेक्ट्रॉन और जो थॉमसन है, थॉमसन कहीं टॉमसन भी मिलता है। तो ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। तो पर और नाचे, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो इस सूत्र से आप इसको हमेशा याद रख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इतिहास इसका देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे जे थॉमसन के द्वारा किया गया था जब यह कैथोड किरण के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। प्रोटॉन का खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा उनके प्रसिद्ध स्वर्ण पन्नी के प्रयोग के द्वारा खोजा गया था। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी सर जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दूसरा सही था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सामान्यतः संयोजी आबंध वाले अणु कौन से होते हैं? यहां पर सामान्यतः संयोजी आबंध वाले अणु कौन से होते
हैं, कौन से अणु हैं? देखिए अब आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। तो पहला कह रहा है सामान्यतः संयोजी आबंध वाले अणु कौन से हैं? पहला है, मतलब उनकी विशेषता क्या है? तो पहला विशेषता है, पहला कथन कह रहा है कि ये क्वथनांक और गलनांक आयनिक आबंध वाले अणुओं की तुलना में उच्च होते हैं। दूसरा है विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा अंतरः आणुक बल कमजोर होता है। तो आप बताइए कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, कि पहला तीसरा सही है, कि दूसरा तीसरा सही है, कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है? सोचिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको आंसर पता होगा। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं और ये अंतरा आणुक बल इनका कमजोर होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? आहूत करना मतलब बुलाना। कौन करता है बताइए? संयुक्त भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। सोचिए कौन सा सही है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है, भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन एक चीज आप यहां याद रखिएगा, बुलाता तो राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये चीज बहुत बार पूछी गई है। बुलाने का काम राष्ट्रपति का है लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा उस बैठक की? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आयोजित करके किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद को हल करने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार देता है और उस पर इस तरह की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज याद रखिएगा। बुलाने का काम राष्ट्रपति का है लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और किस अनुच्छेद से बुलाता है? अनुच्छेद 108। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा। बुलाया क्यों जाता है? जैसे मान लीजिए कोई विधेयक लाया गया, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में नहीं पारित हो रहा है, वो लोग सहमत नहीं है, तो दोनों को एक ही सदन में साथ में बैठा के पारित करने का प्रयास किया जाता है। तो इसके लिए जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? मतलब राष्ट्रपति की सहमति ना हो तब भी उसे प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन है धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक। कोई विकल्प सही नहीं, मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है। सोचिए कौन सा सही हो सकता है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन तीसरा सही है, साधारण विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना भी प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति की सिफारिशों के बिना भारतीय संसद, लोकसभा या राज्यसभा में साधारण विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और इन विधेयक को दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक के अलावा किसी भी मामले में संबंधित हो सकते हैं। मतलब जो सामान्य विधेयक हैं वो वित्त विधेयक और संवैधानिक संशोधन के अलावा किसी भी मामले में हो सकते हैं। जो साधारण विधेयक है ये राष्ट्रपति के सहमति के बिना भी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 3 सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहां पर होता है? ग्लूकोज कहां पर टूटता है? ऑप्शन से गाल्जी काय, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म। सोचिए कहां पर ग्लूकोज टूटता है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है, कोशिका द्रव्य में पायरोवेट के रूप में खंडन होता, टूटता है। दरअसल ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पार्विक अम्ल के दो अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य। हम आपको बता दें कि अगर मान लो ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है और इसके चारों तरफ ये जो पानी नुमा संरचना भरी रहती है, इसी में गाल्जी काय, क्रो और माइटोकांड्रिया और भी बहुत सारी चीजें होती हैं और जो द्रव्य भरा होता है इसे ही बोला जाता है कोशिका द्रव्य।
इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और ये बताया कि आज की जो कोशिकाएं हैं पहली पुरानी कोशिकाओं से ही बनी हैं? यह सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है टी स्वान, एम स्लीडन, जे ई पुरकिंज, रूडोल्फ विल्सा। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन चौथा सही है, रूडोल्फ विर्सा। दरअसल कोशिका सिद्धांत के विकास करने का श्रेय आमतौर पर तीन वैज्ञानिकों को दिया जाता है। उनके नाम है थियोडोर स्वान, मैथियस जैकोब स्लीडेन और रूडोल्फ विर्सा। तो 1839 में स्वान और स्लीडेन ने सुझाव दिया कि कोशिकाएं जीवन की मूल इकाई हैं और 1858 में रूडोल्फ विर्सा ने निष्कर्ष निकाला कि सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से ही बनी हैं और इस प्रकार यह सिद्धांत संस्थापित कोशिका सिद्धांत को पूरा करती है। तो ऑप्शन चौथा सही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण ज्ञात करें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा इस पर 20 न्यूटन का बल लगाया गया हो, तो बताइए उस पर त्वरण कितना उत्पन्न होगा? 200 का, 4 का, 2 का, 100 का। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन तीसरा सही होगा, 2 का। दरअसल 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण आएगा। दरअसल एक फार्मूला होता है, एफ बराबर यम ए। ये आप फार्मूला जानते होंगे। एफ क्या है? बल है न्यूटन का, और यम क्या है? द्रव्यमान है, ए त्वरण है। अगर इस फार्मूले से हल करें तो 20 बराबर हो जाएगा, एक मिनट, 20 बराबर हो जाएगा, 20 बराबर हो जाएगा 10 गुणे ए त्वरण है और हमें त्वरण ही निकालना है, तो 10 इधर आएगा तो 20 के नीचे 10 जाएगा, तो 10 से 20 को काटोगे 2 आंसर आएगा। तो ऑप्शन तीसरा सही है, दो उत्तर होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप हल करोगे तो आंसर बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस वस्तु पर लगने वाले किसके बराबर होता है? ऑप्शन है बल के बराबर, ऑप्शन दूसरा है आवेग के बराबर, ऑप्शन तीसरा है आघूर्ण के बराबर, ऑप्शन चौथा है गतिज ऊर्जा के बराबर। सोचिए किसके बराबर होता है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन ऑप्शन पहला सही है, बल के बराबर। दरअसल अभी आप पीछे पड़े हो कि बल बराबर या बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहां कर किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस पर उत्पन्न त्वरण का गुणनफल, मतलब द्रव्यमान में अगर त्वरण का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? बल ही तो आएगा ना। तो ऑप्शन ए सही है, बल के बराबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है निष्प्रभावीकरण, ऑप्शन दूसरा है अस्वीकरण, ऑप्शन तीसरा है पृथ्वीकरण, ऑप्शन चौथा है भूसंपर्करण। सोचिए कौन सा होगा। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन चौथा सही है, भूसंपर्करण बोलते हैं इस क्रिया को। दरअसल थोड़ा सा इतिहास इसका जान लेते हैं। किसी भी धातु वाली मशीन या उपकरण के धातु वाले हिस्से में एक तार जोड़कर उसे हम अर्थ प्लेट और अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं और इसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं, और इसी क्रिया को भूसंपर्करण का बोलते हैं। जो आप अर्थिंग यूज करते हो, बिजली से अर्थ जमीन में लगाते हो, इस क्रिया को भूसंपर्करण ही बोला जाता है, जिसे आप अर्थिंग बोलते हो अंग्रेजी में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन चौथा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग सीसीटीवी आधारभूत स्वरूप के तथा समग्र क्षमताओं को समझें क्योंकि सूचना संसाधन टूल है। किसका टूल है? कंप्यूटर्स का, डीवीडी का, इंटरनेट का, सीडी का। सोचिए।
चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, कंप्यूटर्स। दरअसल सभी लोग सीसीटीवी आधारभूत स्वरूप तथा समग्र क्षमताओं को समझें, क्योंकि कंप्यूटर सूचना संसाधन का टूल है। कंप्यूटर से ही तो सभी सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर की जाती हैं। तो कंप्यूटर ही सबका टूल है। जो आपका मोबाइल है वो भी एक छोटा कंप्यूटर है। कंप्यूटर जिसे संगणक बोलते हैं, ये सूचना पहुंचाने का एक टूल है, बक्सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। सोचिए कहां पर है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन तीसरा सही है, न्यूयॉर्क में। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, ये तो आप पढ़े होंगे। और इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ वर्साई की संधि के द्वारा 1919 में बनाया गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो वर्साई की संधि 1919 का हुआ था, उस समय बनाने की बात हुई थी और 1946 में भंग कर दिया गया और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। और संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा, वियना और नैरोबी में भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश हैं। तो इंपॉर्टेंट है, यहां पर ऑप्शन तीसरा सही है, न्यूयॉर्क में है। दूसरी बात, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है वो भी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। एक अरबी है, दूसरा बगल का हमारे बगल जो देश है चीन का चीनी है, तीसरा अंग्रेजी जो ब्रिटेन, चौथा फ्रेंच फ्रांस का और पांचवा रूसी है, मतलब रूस का। इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट है। और छठवां स्पेनिश, स्पेन की भी भाषा इसमें आधिकारिक भाषा है। तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, ये याद रखना है। प्लस इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी, मतलब 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कई चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2-3 बार आप सुनोगे तब भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, तो याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये देखो क्वेश्चन मिल गया। 7 अप्रैल, 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 27 दिसंबर। फ्री का क्वेश्चन है, अगर यहाँ गलत किए तो बहुत गलती हो जाएगी। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अभी जस्ट आपको बताए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एनडीए का मतलब क्या है? एनडीए का मतलब क्या है? नरेंद्र डोमिनेटेड अलायंस, दूसरा है नेचुरल ड्रामेटिक अलायंस, तीसरा है नेशनल ड्रामेटिक अलायंस, चौथा है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। सोचिए एनडीए का मतलब क्या है, सोचिए, उसके बाद आंसर हम बताते हैं आपको। चलिए अगर जरा सा भी राजनीति में आपको दिलचस्पी होगी तो आपको पता होगा। यहां पर आंसर चौथा सही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसे बोलते हैं एनडीए। दरअसल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए का हिंदी नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए भारत में राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है। 1998 में अपने गठबंधन के समय यह भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया और इसमें 13 घटक दल थे, मतलब कि बीजेपी के अलावा इसमें 13 अन्य दल भी शामिल किए गए। इसीलिए इसे कई पार्टियों का समूह बोला जाता है, लेकिन मुख्य पार्टी इसमें बीजेपी है, इसीलिए इसे एनडीए बोला जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इस गठबंधन ने 1998 से 2004 तक सत्ता में कार्य भी किया था। और 2014 के आम चुनाव में गठबंधन सत्ता में वापस आ गया है, जिसके इस समय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, जो बीजेपी वाली गवर्नमेंट है उसे एनडीए बोला जाता है, जिसका अंग्रेजी नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और हिंदी नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें बीजेपी के अलावा 13 अन्य छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा मूल अधिकार का है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है, छुआछूत का विरोध करता है। सोचिए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15।
कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के उन्मूलन की बात करता है, खत्म करने की बात करता है? सोचिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन तीसरा सही होगा, अनुच्छेद 17 जो मूल अधिकार है हमारा, और ये छुआछूत के उन्मूलन की बात करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका प्रयोग निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी विभेद को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। ऑप्शन तीसरा सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त काल में वैद्यकीय काम के लिए जाना जाता था? मतलब कौन गुप्त काल में वैद्य था? सौमिल, शूद्रक, सौनक, सुश्रुत। सोचिए कौन गुप्त काल में वैद्य था। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन चौथा सही है, सुश्रुत। सुश्रुत जो थे, गुप्तों के समय में राजवैद्य थे। सुश्रुत बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत बड़े चिकित्सक थे, बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता थे। सुश्रुत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक प्राचीन भारतीय सर्जन जो अपने अग्रणी संचालन और तकनीक के लिए जाने जाते हैं, और उनके प्रभावशाली ग्रंथ सुश्रुत संहिता प्राचीन भारत में सर्जरी के संबंध में ज्ञान का मुख्य स्रोत है। सुश्रुत ने शल्य तंत्र की अवधारणा को पूरी तरह विकसित किया था। तो सुश्रुत संहिता भी सुश्रुत का है, और ये सर्जन थे और शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानकारी दिए थे। तो ये गुप्त काल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चौथा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कौन सा कथन गलत है। पहला कथन कि जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है कि भारत में अनुसूचित जातियों की विशेष जातियों की सूची राज्य में विशिष्ट है। दूसरा कथन है, देश में सभी राज्यों में पंजाब में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो कह रहा है कौन से गलत है। ऑप्शन पहला है पी और क्यू दोनों गलत है। ऑप्शन दूसरा है केवल पी गलत है। ऑप्शन तीसरा है ना तो पी और ना तो क्यू दोनों गलत नहीं है, मतलब दोनों सही है। और ऑप्शन चौथा है क्यू गलत है। आप सोच के बताइए कौन सा गलत है, सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन पहला सही है, मतलब कि दोनों गलत हैं। दरअसल भारत का संविधान अनुसूचित जातियों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिए अनुच्छेद 366 सब क्लास 25 अनुसूचित जातियों का संदर्भ उन समुदायों के रूप में करता है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जातियां वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या आदिवासी निवासियों का समुदाय या भाग है जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है। संक्षेप में, अनुसूचित जातियों की सूची या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विशिष्ट है, और एक समुदाय जिसे अनुसूचित जाति घोषित किया गया है आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जाति हो। मतलब अनुसूचित जाति के बारे में संविधान में विशेष उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति ही किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों गलत है, पंजाब में सर्वाधिक संख्या नहीं है, और दूसरा ये जो पहला ऑप्शन दिया ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक चीज, अनुसूचित जाति कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? मतलब पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1948 से 1953, 1951 से 1956, 1950 से 1955, 1952 से 1957। सोचिए पहली पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है, 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना का समय था। काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल दिसंबर 1951 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 को संसद में पेश किया गया, और इस योजना ने बंद अर्थव्यवस्था के विपरीत आत्मनिर्भरता को के विचार को बढ़ावा दिया
और इसे प्रोफेसर पीवी महालनोबिस ने विकसित किया था। इसलिए पूछा जाता है कभी कभी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। इसे प्रोफेसर पीवी महालनोबिस ने विकसित किया था और यह योजना डोमर द्वारा विकसित किया गया। यूएसएसआर की पंचवर्षीय योजनाओं के बड़े पैमाने पर प्रभावित किया गया था। तो इस योजना से पहले 5 वर्ष योजना को डोमर महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। दोनों का मिक्स है ये, डोमर और महालनोबिस मॉडल की योजना कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पेपर में कभी भी पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आपका आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, और तृतीय पंचवर्षीय योजना सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र और एलन मन्नाडे के मॉडल पर आधारित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर के मॉडल पर आधारित था। तो आपका यहाँ पर पहला दूसरा याद रखना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल जो था 51 से 56 है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था, तो 5 वर्ष और जोड़ दो, 56 से 61 होगा, और तृतीय पूछा जाए तो 61 से 66 होगा। उसके बाद तीन 1 वर्ष योजनाएं चलाएगी तो उसे योजना अवकाश काल बोलते हैं। तो ये आप पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला दूसरा तो याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित है? बुद्ध के जीवन से कौन सा राज्य संबंधित है? ऑप्शन है मगध, अवंती, गांधार, इनमें से कोई नहीं। सोचिए कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, मगध। दरअसल अवंत सीधे बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था। कोसल के राजा प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे और उनका अक्सर पाली ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। कोसल और मगध वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जुड़े थे। बुद्ध कोसल के मगध के राज्यों के कस्बों में अपने गांवों में घूमते हुए अपने दर्शन का प्रचार करते थे। गांधार सीधे बुद्ध के जीवन से जुड़ा नहीं था, यह मौर्य साम्राज्य का विस्तार था जिसे गांधार ने बहुत अधिक बौद्ध प्रभाव प्राप्त किया, विशेषकर अशोक के शासनकाल में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही था वो ऑप्शन ए सही था, मगध जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, टूथपेस्ट खरीदते समय जो बिक्री कर आप देते हो वह है। ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर, ऑप्शन दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर लेकिन राज्य सरकार द्वारा संग्रहित मतलब वसूला गया कर, तीसरा है राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर लेकिन केंद्र सरकार द्वारा वसूला गया कर, चौथा है राज्य सरकार द्वारा लगाया गया और संग्रहित किया गया कर। तो सोचिए टूथपेस्ट खरीदते समय जो आप सेल टैक्स या बिक्री कर देते हो वो क्या है? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन चौथा सही है, राज्य सरकार द्वारा लगाया गया और संग्रहित किया गया, मतलब राज्य सरकार ही लगाएगी और उसे राज्य सरकार ही वसूलेगी। टूथपेस्ट पर कर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत आता है जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है और राज्य में ही बिक्री कर प्राधिकरण को बिक्री कर का भुगतान किया जाता है जहां पर सामान स्थानांतरित होते हैं, अर्थात राज्य सरकार ही वसूलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति, बुध। सोचिए किसे लाल ग्रह कहते हैं। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है आपके लिए। ऑप्शन ए सही है, मंगल ग्रह। दरअसल मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है जिसकी वजह से वो लाल रंग का दिखता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह ही भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर सूर्य से दूरी के क्रम में अगर इसे देखें तो ये सूर्य है, इसके जस्ट बगल बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी, इसके बाद चौथे नंबर पर मंगल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि किसकी आकृति, अगर पूछा जाए कि किसकी काल अवधि मतलब घूमने की घूर्णन की अवधि लगभग पृथ्वी के समान है तो मंगल की ही
है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है, तो ये शुक्र सबसे ज्यादा गर्म है। अगर पूछा जाए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो वो बुध है। इंपॉर्टेंट है। और मंगल के जस्ट बगल में ही है बृहस्पति है। अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। अगर पूछा जाए कि सौर मंडल के किस ग्रह पर सबसे छोटे दिन रात होते हैं, तो बृहस्पति पर होते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पे सबसे तेजी से घूमता है, तो बृहस्पति ही घूमता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बृहस्पति के जस्ट बगल में शनि है, शनि में छल्ले पाए जाते हैं। तो पूछा जाए कौन से ग्रह पे छल्ले हैं, तो आप आंसर लगाओगे शनि है। तो यहां पर ऑप्शन ए सही था, पहला सही था। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? बच्चों की कहानियों पर आधारित ये पुस्तक है, मालगुडी डेज। इस पे पहले एक धारावाहिक भी आता था इसी पुस्तक पर आधारित। तो इसके लेखक कौन है? आर के लक्ष्मण, आर के नारायण, शोभा डे, इनमें से कोई नहीं। सोचिए कौन है इसके लेखक। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है, आर के नारायण। दरअसल मालगुडी डेज आर के नारायण द्वारा 1943 में प्रकाशित लघु कथाओं का एक संग्रह है। इस पुस्तक में 32 कहानियां शामिल हैं, याद रखिएगा 32 कहानियां, जो दक्षिण भारत में स्थित काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित है। प्रत्येक कहानी में मालगुडी में जीवन का एक पहलू दर्शाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, 32 कहानियों का संग्रह है और 1943 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। लेखक कौन है? आर के नारायण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्न में से किस संगीत वाद्य के प्रतिपादक हैं? मतलब किस संगीत वाद्य से जुड़े हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन है तबला, संतूर, सितार, सरोद। मतलब कह रहा है जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं इन चारों ऑप्शन में से? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही है, तबला बजाते हैं। दरअसल जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं और संगीत निर्माता, फिल्म अभिनेता और संगीतकार हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1988 में पद्मश्री से तथा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये तबला वादक हैं और भारत के क्या पूरे विश्व में मशहूर हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूपीपी में कभी कभी फिल्मों से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन फिल्म से ही है। देखिए, बॉम्बे फिल्म में फिल्म किसने निर्देशित किया था? इसके निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगल, मीरा नायर, शेखर कपूर, मणिरत्नम। सोचिए बॉम्बे फिल्म के निर्देशक कौन थे? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन चौथा सही है, मणिरत्नम। दरअसल बॉम्बे 1955 में भारतीय तमिल भाषा में बनी एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो मणिरत्नम द्वारा निर्देशित है। इसमें अरविंद स्वामी और मनीषा कोइराला ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये जो आपको डेट बताए हैं, ये डेट शायद थोड़ा सा गलत है, 1955 नहीं हो सकता क्योंकि मनीषा कोइराला आधुनिक में है, तो ये 85 के बाद का ही हो सकता है। और मनीषा कोइराला ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ए आर रहमान द्वारा लिखित संगीत इसकी विशेषता है। यह फिल्म विशेषकर दिसंबर 1992 से जनवरी 1993 के अवधि के दौरान भारत की घटनाओं पर केंद्रित है। तो 92-93 घटनाओं पर केंद्रित है, तो उसके बाद की ही मूवी है। तो याद रखिएगा, इसके जो निर्देशक है वो मणिरत्नम है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? यह परियोजना का मुख्य केंद्र कहाँ है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में। सोचिए कहां पर है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन चौथा सही है, लखनऊ में है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना लखनऊ में स्थित है, जिसे संक्षिप्त रूप से कैड सीएडी बोलते हैं। नाम जाना जाता है। यह भारतवर्ष का एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान में औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन चौथा सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। सोचिए कौन सा है।
चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई पेपरों में आ चुका है ये। राजर्षि मुक्त पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यह उत्तर प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, कहाँ स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, मेरठ में? सोचिए कहां पर है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यह इलाहाबाद में है, ऑप्शन दूसरा सही है। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद में स्थित है। इस भारतीय भाषाओं की रक्षा एवं विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में? इसीलिए कहा जाता है, यूपी विशेष पर भी आप ध्यान दें, उसे भी पढ़ते रहें, क्योंकि यूपीपी में उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन जरूर आएंगे। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है, लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। 1957 में लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? सोचिए। चलिए मैं आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, बनारस में, मतलब वाराणसी में। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1920 में रामकृष्ण द्वारा की गई थी। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बनारस, वाराणसी, याद होगा। बनारस में क्या मशहूर है? बनारस की किस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? पांचवी अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में, नवीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में? सोचिए किसमें है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन तीसरा सही है। आप पढ़े होंगे कि संपत्ति को अधिकार को हटाकर नवी अनुसूची में डाल दिया गया है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था, लोग सरकार को काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर नवी अनुसूची में डाल दिया गया। तो भूमि भी संपत्ति है, अतः इसे कहां डाल दिया गया? नवी अनुसूची में, संविधान की नवी अनुसूची में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, स्वधार योजना है, क्या है? अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु रोजगार के लिए, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए? सोचिए किसके लिए है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, स्वाधार योजना। दरअसल स्वाधार भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित है, और इसका प्रारंभ 2001-2 से किया गया है। 2001-2 से ही ये योजना चल रही है, केंद्र द्वारा शुरू की गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वाधार योजना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर सही करिएगा आप लोग। मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? संगमरमर, काला पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर आंसर तीसरा सही है, लाल बलुआ पत्थर। आप मथुरा में जाके मूर्तियां देखो, सब लाल बलुआ पत्थर का ही उपयोग किया गया है। लाल बलुआ पत्थर को परतदार पत्थर भी कहते हैं। ग्रेनाइट परतदार पत्थर नहीं होता, ग्रेनाइट को रवेदार पत्थर बोलते हैं, और संगमरमर को रूपांतरित पत्थर बोलते हैं, और काला पत्थर को भी रूपांतरित पत्थर बोलते हैं। तो लाल बलुआ पत्थर, जिसे कि परतदार पत्थर बोलते हैं, जो मथुरा में मूर्तियां हुई बनी हैं, इन्हीं से बनी है। मथुरा के शिल्प कला के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। कुषाण काल में कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा की बौद्ध प्रतिमाएं मूल रूप से भारतीय हैं। मथुरा में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की खड़ी एवं बैठी मुद्रा में मूर्तियां बनी हुई हैं।
ये सभी मूर्तियां गांधार मूर्तियों के विपरीत आध्यात्मिकता एवं भावना प्रधान है। मथुरा कलाकारों ने बुद्ध के जन्म, अभिषेक अभिषेक एवं संबोधि और महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण आदि घटनाओं का काल के अनुसार से अंकन किया है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सामान्य ज्ञान का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। आशा करते हैं कि इन 38 क्वेश्चन में आप 20 के ऊपर सही किए होंगे। अगर इसके नीचे सही है तो आप बराबर टेस्ट लगाते रहिए, प्लस इसी चैनल पे जो अन्य वीडियो अपलोड हुए हैं उनको उनका भी टेस्ट एक बार अगर आप पूरा लगा लेंगे तो आगे के जो टेस्ट होंगे उनमें आपके नंबर सुधर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर गंभीर विद्यार्थी हैं तो टेस्ट पूरे मन से और एकांत में बैठ के लगाइए ताकि आपका नंबर सुधर सके, और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए जो लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।